नमस्कार, टक्कर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पोस। बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विपक्षी दल के नेता शामिल हुए हैं और इस बैठक में 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली में 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक होगी। दोनों बैठक राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद पीएम मोदी ने नेतृत्व में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए प्लान तैयार कर रही है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। 2024 के लिए लड़ाई तेज, बेंगलुरु से दिल्ली तक मंथन। बेंगलुरु में विपक्ष एक साथ, बीजेपी से कई छोटे दलों ने मिलाया हाथ। 2024 की लड़ाई के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बेंगलुरु में विपक्ष का जमघट लगना शुरू हो गया है। सभी विपक्षी दल के दिग्गज नेता एकजुट हो रहे हैं। इस बैठक में 23 विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में 2024 की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में एक कॉमन एजेंडे पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बैठक में 3 वर्किंग ग्रुप के गठन पर भी फैसला हो सकता है। राज्यों में गठबंधन का पूरा रूपरेखा तैयार करना होगा। वर्किंग ग्रुप भी यह फैसला करेगा कि चुनाव मैदान में उतरने वाले बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ कौन सा चेहरा उतारना होगा और जीत के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी होगी। बेंगलुरु में विपक्ष की एकता को लेकर कांग्रेस नेताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि विपक्ष की ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि एनडीए के खिलाफ है। सभी एक साथ खड़े हैं। विपक्ष को बेंगलुरु की बैठक से उम्मीद है कि यहां से 2024 के सफर को तय किया जा सकता है। जिसको रहा हो असमंजस रहा हो, शरद पवार जी को लेकर हमें कभी असमंजस नहीं था, केजरीवाल जी के लिए हमें कभी असमंजस नहीं था। कांग्रेस पार्टी जानती, देखिए जब तमाम विचारधाराओं के लोग एक होंगे तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं अपनी जगह। जो ये बैठे हुए हैं, मैं कहता रहा हूँ, जिनको 70,000 करोड़ का लुटेरा कहा, उनको भाजपा संभाल लेगी कि नहीं संभाले। ये भाजपा के खिलाफ नहीं एक हो रहे हैं, ये भारत देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एनडीए के खिलाफ एक हो रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का प्लान 2024, सहयोग दलों को मिलेगा पूरा मान, मंथन में मिलेगा पीएम मोदी का मंत्र। बेंगलुरु में जहां विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, तो वहीं 18 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक होगी। बैठक के लिए अब तक बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों को न्योता भेज दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को 2024 के चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। इस बैठक में ओपी राजभर भी शामिल होंगे। इस बैठक के जरिए सभी छोटे दलों को साथ लेकर चलने और 2024 की लड़ाई को और आसान बनाने को लेकर मंथन किया जाएगा। दिल्ली में एनडीए की बैठक तो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक कई मायनों में अहम है। बेंगलुरु से पहले भी विपक्षी नेता बिहार के पटना में एक मंच पर दिखाई दिए थे, जहां से विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश की गई थी। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी लगातार नए नए प्लान बना रही है। अब सभी सहयोगी दलों को एक साथ एक मंच पर लाकर एकता का संदेश देने की कोशिश है। ऐसे में देखना होगा कि जनता 2024 में एनडीए की एकता पर भरोसा करेगी या विपक्ष की एकता पर। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। मुकेश त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत आपका। प्रियंका गुप्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। प्रियंका जी, आपका बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ। कपिल जी, आपका बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी आप ही से करूंगा। बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है वो यूपीए वाली थीम पर है या फिर पीडीए वाली पर? जिस बैठक की शुरुआत और जिस गठबंधन की शुरुआत पटना की धरती से शुरू हुई थी, आज वो बेंगलुरु में हो जा रही है। और इसका जो पूरा एक श्रेय जाता है वो जाता है भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, जिस तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके जिस तरह से लोगों, जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनको उनमें फूट डालने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है, और वो सबको दिख रहा है
पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से हम जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं उसके बाद अगले ही दिन 52 घंटे में नहीं दिखते हैं, आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। और सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही नहीं बनाते बल्कि उन्हें जो है आप ऐसे फाइनेंस के डिपार्टमेंट दे देते हैं। मैडम ये सारी बातें ठीक है, आप लगातार आरोप प्रत्यारोप जो भी लगाएं ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का एक छोटा सा जवाब आपको देना था, पीडीए की थीम पर या यूपीए की थीम पर? देखिए यूपीए की जो गवर्नमेंट रही है पिछले, आप देखिए पिछली 10 साल की गवर्नमेंट रही है, उसका कार्यकाल देखिए, एक बहुत अच्छा कार्यकाल था जिसमें सारे गठबंधन समान रूप से भागीदारी थी। जिस तरह से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसका एजेंडा था, वो सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि यूपीए के बारे में अगर हम कहें तो अपने आप में एक बेहतर जो गठबंधन था वो सामने आता है। और इसी से हम कंपेयर अगर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन को करेंगे। अच्छा, पीडीए को फिर क्या कहेंगे प्रियंका जी? वो तो डिसाइड करेंगे ना, वो तो हम यहाँ आप और मिलकर डिबेट में नहीं डिसाइड करेंगे। वो नाम तो जब दिया जाएगा तो आपको ही पता चल जाएगा। नहीं, नाम दे दिया गया है पीडीए, अखिलेश जी ने सबसे पहले कहा पीडीए, बाकी लोग भी पीडीए बता ही रहे हैं। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी होगी मैं आपको अवगत करा दूंगी। परंतु मेरा ये मानना है कि जिस तरह से यूपीए की सरकार एक निर्विवाद ढंग से चलती रही, पूरे 10 साल तक काम किया, जिसका गौरवशाली इतिहास है, तो मैं सोचती हूँ कि आने वाला जो गठबंधन है उसकी जो एक कहना चाहिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसका एजेंडा है, वो पूरी तरह से क्लियर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी। अच्छा, इसके पीछे भी एक लॉजिक था प्रियंका जी पूछने का, इसलिए पूछ लिया क्योंकि क्षेत्रीय क्षेत्र पर हर एक क्षेत्रीय क्षेत्र पर अपने आप को इस सब सुपरमैन दिखा रहा है, इसलिए मैंने पूछ लिया कि कांग्रेस इस मामले में यूपीए के तौर पर अगर आएगी तो फिर वो सुपरमैन रहेगी। फिर बाकी कपीश जी से मैं पूछूंगा पीडीए का क्या। कपीश जी, यूपीए सर या पीडीए? भाई सबसे पहली चीज तो आपको ये कह दें जी भैया कि यूपीए हो या पीडीए, थीम पीडीए ही है। क्योंकि ये देश किसकी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है भैया, प्रियंका जी ध्यान से सुन लीजिएगा जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में सशक्त करने के लिए किसको कहा? दलित और अल्पसंख्यक, और अगड़ों में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो उसमें शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी तो चंद पूंजीपतियों की लड़ाई एनडीए के रूप में लड़ रही है। हम सब का नाम चाहे यूपीए हो या पीडीए, यूपीए में भी पीडीए के लिए ही काम किया जाए, और इसी को कहेंगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा वो उस पर ही आधारित होगा, क्योंकि हमें तो देश बचाना है, हमें तो संविधान बचाना है। भाई हमको जो हमारी लड़ाई है वो तानाशाहपुर चलाए हुए सरकार से है जो कि एनडीए की है, हमें एनडीए को हटाना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारे एलायंसेस है, ये एलायंसेस इन पर कहीं ज्यादा भारी है। वोटों के प्रतिशत को भी उठा करके आप देख लेंगे कि कौन कौन से दल हमारे साथ है और कौन कौन से दल इनके साथ है। ठीक है, और जो इनके एलायंसेस है वो आपके सामने है, आपके सामने इस रूप से है। सर, पंक्ति में सबसे पहले झंडा लेकर चलने वाला कौन होगा? अरे पंक्ति में लेकर झंडा चलने वाला कौन होगा? सभी एक पंक्ति में होंगे और सबके हाथ एक दूसरे से पकड़े होंगे। लाइन तो हम की भावना हो, पहले नंबर से तो शुरू होगी ना सर। ये मैं की भावना सिर्फ और सिर्फ एनडीए के अंदर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, भले वो देश लुटवा दिए 9 सालों में। ठीक है, एक और आप फ्रांस जाकर के सौदा कर रहे हैं, ठीक, जितने में आप 26 का सौदा कर रहे हैं, इंडोनेशिया उतने से कम पैसे में 47 विमान खरीद रहा है, और ये राष्ट्रवादी, यानी ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी इससे पहले जब बंगाल होकर आई और फिर ये कहा गया कि कांग्रेस अपने आप को सुपर पावर न समझे, ये कहा गया, उसी थी। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में जनता सुपर पावर है। जी, मैं आऊंगा प्रियंका जी, आऊंगा। बाकी जनता पार्टी सुपर पावर है, ना कांग्रेस सुपर पावर है, ना समाजवादी पार्टी सुपर पावर है। ठीक है सर, एक छोटी सी, कॉन्स्टिट्यूशन ने पब्लिक को दिया है सुपर पावर। हाँ सर, आपस में जो विपक्षी दल राज्यों में जिनकी एकता नहीं हो रही, सर कैसे माना जाए कि राष्ट्रीय फलक पर वो एकता मजबूती से दिखेगी
श्रीवास्तव जी? अरे भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि जहाँ होगी मलाई वहाँ जाएंगे भ्रष्टाचार फैलाने वाले भाई। तो 7 महीना मलाई मिलेगी महाराज। सर मैं तो ये भी देख रहा हूँ बंगाल में सर जो सबसे मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं कांग्रेस के, वो खुद दीदी को वहां पर बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं लोकतंत्र मर गया है यहाँ, और फिर राष्ट्रीय फलक पर सब लोग एकजुट है। तो मैं वही पूछ रहा था, यही लोकतंत्र है आदरणीय मित्र, यही लोकतंत्र है। सरेंडर करके कोई नहीं है किसी के साथ। ठीक है, यही लोकतंत्र है जो भारत को मजबूत करने वाला है। ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात होगी। मैं मलाई वाला जवाब ले लेता हूँ, मलाई वाला जवाब लेता हूँ मुकेश त्यागी जी से। नहीं तो बता दिया। ठीक, मलाई का प्रश्न आपने उठाया सर कि मलाई वहां पे जाएंगे राजभर जैसे भाई। ठीक है सर, भले 0.2% का उनके पास वोट ना हो। ठीक है, मुकेश त्यागी जी कह रहे वहां जाएंगे राजभर जैसे भाई, क्योंकि वहां बट रही है भैया मलाई। जब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई है, मैं आपको बताऊं कि एक प्रकार का रमणीक स्थान बन चुका है। पहले गए पटना, अब गए बेंगलोर, आज रात्रि भोज होगा। तो ये जो है महत्वाकांक्षियों का मेला है, ये महत्वाकांक्षी का मेला है, और सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं बेंगलोर में, और सब कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वहां पे बिहार में नारा लगता है कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश बाबू जैसा हो। 17 साल तक वो सीएम रह चुके हैं, उनकी जो निगाह है वो सीधे प्रधानमंत्री गद्दी पे लगी हुई है। 6 बार एमपी रह चुके हैं, वो बोर हो चुके हैं सीएम की पोस्ट से। तो वो महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, वो कन्वीनर बने, उन्होंने पटना में आयोजन कराया। अब बेंगलोर के अंदर जो है कांग्रेस अपना वर्चस्व दिखा रही है, वहां पर रात्रि भोज होगा। वहां पे राहुल गांधी जी निगाह लगाए बैठे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो पहले तो इनके आपस में जो प्रधानमंत्री के जो अंदर विरोध है, ममता बनर्जी सोच रही है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगी। तो इनके अंदर जो एक प्रकार की महत्वाकांक्षी का जो ये जो मेला लगा हुआ है जी सर, ये सब सॉरी एक सेकंड, मैं एक मिनट कर रहा हूँ जी। तो आगे हाँ, तो उनके आपस में अंतर विरोध इतने ज्यादा है। अब देखिए सीट को लेकर के, अभी ऑर्डिनेंस को लेकर के केजरीवाल जी ने जो है आने को बड़ी मुश्किल से, पहले तो उन्होंने बेइज्जती कर दी इस पूरे, जिसको आप पीडीए कह रहे हैं, मैं तो पीडीओ कहता हूँ, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, और ऑल्सो पीडीए स्टैंड्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एक्रीमनी। तो इनके आपस में एक्रीमनी तो इतनी हो गई है कि वो पहले तो छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी चली गई। अभी रात्रि भोज में शरद पवार नहीं आ रहे, ममता बनर्जी नहीं आ रही, उनके पैर में चोट लग गई। जब इलेक्शन था तो वो व्हील चेयर पे बैठ करके इलेक्शन लड़ रही थी और फुटबॉल खेल रही थी। आज तो विपक्ष ये मलाई वाला मसला क्या है, मलाई वाला मसला क्या है जो बताया श्रीवास्तव जी ने? देखिए ओम प्रकाश राजभर को ये महसूस हो गया, पहले हमारे साथी थे वो, देखिए वो थोड़े से बीच में भ्रमित हुए और वो सपा में चले गए। जब देखा सपा का कार्यकलाप तो उनको ये लगा ये तो पिछले हुए लोगों का और भी दमन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ देखिए कपिश भैया रुक जाओ, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। यादव पार्टी है यहाँ पर, दलित का कोई भी परोपकार नहीं है। तो वो भ्रमित हो गए थे, अब वो जो है वो घर वापसी हो गई है। तो हमारे घर में एनडीए में आ गए तो क्या मैं दिलीप यशवर्धन जी आपकी टिप्पणी लूं, उसके बाद फिर मैं प्रियंका गुप्ता जी से एक टिप्पणी लूंगा। उंगली उठा रही हैं काफी देर से। दिलीप यशवर्धन जी, एक फिल्म आई थी, उसका बड़ा एक प्रसिद्ध गाना था, मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना, कुछ ऐसी थी। अभी तक ये नहीं पता चल रहा, बैठक तो चल रही है कि कौन है भैया दूल्हा सजना, वही बाकी लोग पूछ भी रहे हैं एनडीए ग्रुप के। दिलीप जी। सुनील जी, गाना तो आपने सही बताया, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर राजनीतिक पार्टी इस तरह का गाना गाना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि भाजपा ये गाना नहीं गा रही है? भाजपा भी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के गाना गा रही है। महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ है, और प्रदेशों में देख लीजिए क्या चल रहा है, राजस्थान में देखिए क्या कर रही है। ये गाना गाने का ये मौका है, और अभी तक पीडीए नाम फाइनल नहीं हुआ है। ये कल की मीटिंग का मुख्य एजेंडा है कि क्या यूपीए को पीडीए रिप्लेस करेगा। और अभी केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम नहीं डिसाइड करेंगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये हम डिसाइड करेंगे कि यूपीए हटेगा और पीडीए रहेगा कि नहीं रहेगा। सुनील जी, नाम बदल जाने से फर्क नहीं पड़ता है, वो पीडीए के अंदर का काम हो या यूपीए के अंदर काम हो। क्वेश्चन ये है कि जनता के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। ठीक बात है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
यूपीए के बैनर पे काम करने पर यह होता है कि कांग्रेस के बैनर पे काम हो रहा है, क्योंकि यूपीए का मतलब कांग्रेस, दोनों सिनोनियम है एक दूसरे के। जैसे एनडीए और बीजेपी सिनोनियम माने जाते हैं, छोटे घटकों को कोई नहीं जानता है। पीडीए एक नए कलेवर के साथ, जैसे जब आप पुराना प्रोडक्ट मार्केट में नई पैकिंग के साथ लॉन्च कर देते हैं तो पुरानी जो बुराइयां होती है वो खत्म हो जाती है और नए नाम से प्रोडक्ट चलने लगता है। तो ये इन अलायंस की जो अपोजिशन का अलायंस है उनकी कुछ यही स्ट्रेटेजी है कि पुरानी चीजों को नए पैकेजिंग के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाए। अब जनता इसको कितना एक्सेप्ट करती है ये जनता बताएगी आने वाले समय में, और वो निर्भर करेगा कि आपके बीच की जो अंतरकलह है जो पहली मीटिंग में दिखाई दी थी, अगर वो अंतरकलह बाहर निकल के नहीं आई और आप जैसा अभी कपीश जी ने कहा कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे, तो अगर हाथ पकड़ के आप पैरेलली खड़े हो जाएंगे तो हो सकता है आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर आगे पीछे खड़े होने की कवायद शुरू हो गई तो डेफिनेटली अब यूपीए पीडीए कुछ भी कर लीजिए तो अब इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। जी प्रियंका जी। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि आवश्यकता सहयोगी की भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये दम्भ के साथ कहती रही कि मैं तो अकेला ही काफी, पर आज जरूरत आन पड़ी ना, जरूरत आन पड़ी है। और ये मैं सीधे कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी की जो भूमिका है उसको कहीं नकारा नहीं जा सकता, परंतु आज जो उनकी स्थिति है उसमें तो वो सांसद भी नहीं। फिर इन बातों का मतलब क्या है जो भारतीय जनता पार्टी समझ कर रही है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज डरा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को राहुल जी की लोकप्रियता के कारण, क्योंकि चाहे कोई छोटे से छोटे व्यक्ति, कोई मैकेनिक हो, ट्रक ड्राइवर हो, किसान हो, डिलीवरी बॉय हो, आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हो, इन सबसे मिलकर जो उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, जो प्यार लोगों के मन में दिख रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी है। और यही एक रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी अगले ही दिन अपने सहयोगियों के साथ बैठकर मीटिंग करने जा रही है। और आज उन्हें डर सता रहा है कि हमारा बहुमत नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कोई काम देश के लिए, जनता के लिए किया नहीं। इस वजह से आज वो डरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि रातों की नींद हराम है, नाम कुछ भी होगा। अच्छा प्रियंका जी, एक बात बताइए प्रियंका जी, बंगाल का मैं फिर जिक्र करूंगा, वहां पर आप पर आरोप ये लगता है कि आप भाजपा के साथ और वामपंथियों के साथ मिलकर दंगा फसाद कराती हैं, ये स्टेटमेंट दिया गया टीएमसी के द्वारा। आप लोग कहते हो कि टीएमसी यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो फिर बेंगलुरु में टेबल पर इस बात पर भी चर्चा होगी नहीं होगी? चर्चा की बात जहाँ तक रही, हमने वहाँ पे बंगाल में जाकर आवाज उठाई है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बंगाल में हमारे जो लोग थे, हमारे जो कार्यकर्ता थे जिनकी डेथ हुई है, हमने उनके लिए भी आवाज उठाई। कहीं भी हम शांत नहीं है। लोकतंत्र अगर है इस देश में, और लोकतंत्र के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी आवाज उठाएंगे। जो पार्टी राज्य में लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो आपके साथ मिलकर कैसे लोकतंत्र को बचाएगी राष्ट्रीय फलक पर? वही तो मैं कह रही हूँ कि जो आवाज जहाँ जिस मुद्दे की उठानी होगी वहाँ हम उठा भी रहे हैं और हम लड़ भी रहे हैं। ठीक है कपिश जी, परंतु ये सवाल नहीं रहेगा लोगों के जहन में कि भाई राज्य में जब लोकतंत्र की हत्या कर दे रहे हो, एक पंचायत जैसे चुनाव में आप 38 लोगों की हत्या हो जा रही है, तो फिर राष्ट्रीय फलक पर कैसे संविधान बचेगा? एक चीज आपको और भी देखनी पड़ेगी सुनील जी भैया, ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर चीजें हुई है पंचायत राज जी, ये वही क्यों ऐसी चीजें होती हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है और केंद्र सरकार की फोर्सेज भी लगी होती है, और इतना प्रेशर दे दिया जाता है कि उनको बांटने और छांटने वाली की कहाँ संवेदना वो तो उनको पता ही नहीं चलता। सर मैं इस बात पर नहीं जा रहा, मैं तो इतना समझना चाह रहा हूँ, मान लीजिए सर अगर भाजपा ने करवाया भी या जो भी है वो जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस को कम से कम तो दीदी को न लपेटना चाहिए। वो कह रही है कि कांग्रेस भी मिली है भाजपा के साथ। मैं तो एक बात आपको बार बार एक बात कह रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो बातें होंगी जो हमारी कॉमन होंगी, हम लोग एक साथ। जहाँ पे अगर हमारे भी कोई गलती है तो प्रियंका जी क्यों नहीं बताएंगी? इसलिए बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, इसमें अर्जा क्या है? टॉलरेंस होना चाहिए ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है? सर गलती बताना अलग होता है, यहाँ तो भाजपा के साथ बता दिया है बंगाल में कांग्रेस को। सुन तो ले, विचारधारा तो सबकी अलग है, लेकिन एक तरफ आप तो देख रहे हो ना कि सांप्रदायिक दल है, देश में नफरती चीजें ला रहे हैं, नफरती कानून ला रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पहले देश को वहां से बचाना है कि छोटी छोटी चीजों में दिखाइएगा जी। बाकी सर कुछ दल जो भाजपा से नाराज होकर बाहर गए थे, दूर गए थे एनडीए से, और कुछ ऐसे जो अब दोबारा से भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें जो आपने मलाई वाली बात बताई, जो भी है, लगता नहीं कि फिर वो विपक्षी एकता के खिलाफ एनडीए भी मजबूत हो रही है? अच्छा अब एक बात,
कि प्रधानमंत्री जी तो इतने मजबूत प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, इतने मजबूत, आखिर इनको इतनी क्यों नीचे गिरना पड़ गया कि एक राजभर साहब जो कि निकलते ही उन्होंने कहा सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सबसे बड़े झूठे मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी है। और उन्होंने ये भी कहा कि चल सन्यासी मंदिर में, और साथ में ये भी कहा तब वो सर आपके साथ थे। ना सुन तो लीजिए उन्होंने एक बात और बोली, अरे सुन लीजिए जी, उन्होंने एक बात और कही कि ये जो सन्यासी हैं इनकी औकात हम दिखा देंगे, मंदिर के बाहर आगे बैठ करके भिक्षा मांग रहे हैं, थे ना वो। उसमें आरोप ये भी लगा था कि सर वो सपा की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है मुकेश त्यागी जी जवाब दीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी हमारी हत्या करा, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रीय फलक पर इतने मजबूत हैं, राष्ट्रीय छोड़िए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है भैया कपिल जी रुक जाओ, मुकेश त्यागी जी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग मजबूत हो, फिर आपको इतना नीचे गिरने की नौबत क्यों आई? सर मैं पूछ रहा हूँ उनसे, अब तो जाओ। जरा जिससे आप रिक्वेस्ट कर दीजिए मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि वो सर अब रुक जाइए कपिल भैया, अब रुक जाइए आप। ठीक जब ये बोल रहे रुक जाओ ठीक है। अभी सिर्फ मुकेश त्यागी जी की आवाज जाएगी बस जी। सर आपसे अनुरोध है कि जरा आप मुझे भी सुन ले, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है सर सुन लीजिए। हाँ देखिए आप ओम प्रकाश राजभर के संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो क्या आपका प्रश्न क्या बताइए? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी कह रही है कि जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा मजबूत है तो क्यों ले रही है छोटे दलों का सहारा, क्यों गिर रहे इतने नीचे आप लोग, वो कह रहे हैं। देखिए आपको हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा। 1989 में एनडीए की गठन हुआ था, और कोई ये तो है नहीं कि आज हम मौका देख करके नया गठन कर रहे हैं, ये पुराना गठन है और हमने हमेशा सबका स्वागत किया है। अब आप मुझे बताइए कि बिहार के अंदर हमारी सीटें कम थी, हमारी सीटें ज्यादा थी, नीतीश बाबू की सीटें हमसे बहुत कम थी, लेकिन हमने कहा वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे एनडीए के हिस्से रहे। अरे बोलने दीजिए प्लीज, अरे बोलने दीजिए। नहीं आप रखिए अपनी बात, त्यागी जी रखिए। कपिल भैया रुक जाओ, बात तो आने दो, फिर आप कहते हो भाजपा वाले जवाब नहीं देते। हाँ रुक जाओ, अभी आने दो, मैं पूछ तो रहा हूँ उनसे, सार्थक होने दो चर्चा को। कपिल जी ठीक, कपिल रुक जाओ, वकील साहब रुक जाइए वकील साहब रुक जाइए। ठीक है त्यागी जी कंप्लीट करें। आप कहाँ बोलने देते हैं? ये गलत बात है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं सब नहीं बोल रहा, इनका फीडबैक मैं नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे मैं साफ बोल रहा हूँ, इनको बोलने दीजिए। त्यागी जी कंप्लीट करें अपनी बात, अब नहीं बोल रहे हैं वो, आप अपनी बात रखें। भाई मैं कह रहा हूँ अगर वो चुप रहेंगे तो मैं बोलूँ, हाँ ठीक है, और वो अगर चुप नहीं रहेंगे तो मैं नहीं बोलूँ। ठीक है सर आप बोलिए। ये कोई तरीके का डिबेट नहीं है, ये बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर स्वतः हमारी पार्टी में आए हैं, पहले से थे। हाँ। मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना तो उन्होंने छोड़ी क्यों, आपकी सपा पार्टी छोड़ी क्यों? कोई तो वजह होगी छोड़ी, इसलिए छोड़ी क्योंकि आप प्रधानमंत्री को नंबर 1 मुख्यमंत्री को नंबर 1 खत्म हो चुका है, और अभी आप यहाँ से और लोग छोड़ने वाले हैं। सर किसने क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, लेकिन अभी वो आपके साथ जुड़े हैं तो वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको इतना जो है छोटे लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई जिनका कोई जनाधार नहीं है? मैं आपको बताऊं, देखिए हमारी 2014 में कितनी सीट थी, 2019 में हमारे 303 सीट्स आए, हमारी प्रो इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है, ग्राफ हमारा बढ़ता जा रहा है, और विपक्ष जो है। अच्छा ठीक है श्रीवास्तव जी ठीक है। मुकेश जी ने कहा कि हम तो सबका स्वागत करते हैं, कोई भी आओ, दरवाजा खुला है श्रीवास्तव जी के भी लिए, उनको आना तो वो भी आए। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम कभी नहीं करेंगे समझौता, वो भी बहुत ऊपर से। अरे भाई सीधी बात है, दो लोगों को मुलाकात करने के लिए इन्होंने कहा उनको ये बनाएंगे परिवारवादी लोग, ये परिवारवादी पार्टियों। अच्छा ठीक है, मैं दिलीप यशवर्धन जी आपसे फाइनल कमेंट लूंगा सर। ठीक है मैं दिलीप वर्धन जी आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। दिलीप जी पहली बैठक पटना में होती है सर, पहली बैठक के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आता है, उसके बाद बिहार में भी जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है जॉब फॉर जो मामला था जमीन वाला, उसमें उसके बाद से स्थितियां परिस्थितियां और कुछ निर्मित हुई।
सर अब क्या माना जाए कि दूसरी बैठक के बाद सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है आपको कि सब मजबूती से रहेंगे, या उसके बाद भी कुछ और बदलाव हो जाएगा? अभी बदलाव होंगे। अभी तो देखिए 24 तक आपको बदलाव कई बार देखने को मिलेंगे। और दो चीजें समझिएगा सुनील जी, जो एंटी भाजपा संगठन बनना है ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है आपको, लेकिन इस संगठन के अगेंस्ट में जो भाजपा संगठन बना रही है वो दिख नहीं रहा है। उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल जब संगठन तैयार हो जाता है तब आपको दिखता है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार का भी आपने जिक्र किया, राजस्थान में देख लीजिए क्या हो रहा है, और चंद्रबाबू नायडू के साथ देख लीजिए भाजपा क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में राजभर के साथ, जयंत चौधरी के साथ। तो भाजपा भी लगातार देखिए 37% वोट था भाजपा का 2019 के इलेक्शन में, 37%, और 1 से 1.5% वोट हमेशा एंटी इनकम्बेंसी में खिसकता ही खिसकता है। तो भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, इसीलिए भाजपा प्रत्यक्ष रूप से एनडीए को पिक्चर में दिखा रही है, लेकिन परोक्ष रूप से वो भी कड़ी जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। और भाजपा के लिए 2024 की लड़ाई आसान नहीं, मुकेश इस बात को स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन ये सत्यता है। और अगर अपोजिशन सही तरीके से काम कर गया तो 2024 के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी भाजपा के लिए, ये आने वाले समय में आपको दिखाई दे जाएगा। जी बिल्कुल, हालांकि यही चिंता है, इसीलिए एनडीए का भी कुनबा बढ़ता जा रहा है। उधर पीडीए कहूं या फिर यूपीए कहूं, जो भी है वो तो और जल्दी स्पष्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी ये नाम लेने में कि वो पीडीए है कि यूपीए है, वो भी जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि उसमें भी ये कमोबेश ये माना जा रहा है कि सभी लोग एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अभी भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। बेंगलोर वाली बैठक के बाद क्या ये समझ में आ जाएगा कि पंक्ति में सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा जो उस पूरे घटक दल का झंडा लेकर चलेगा, ये भी जल्दी स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन हालांकि सबके अलग अलग तर्क हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।